वो पूरा का पूरा जो जनता के टैक्स का पैसा था वो वेस्ट चला गया, क्योंकि जब बाढ़ आई तो पूरी की पूरी रेत का पता ही नहीं लगा, रेत की नहर भी बह गई, उसके साथ जनता के टैक्स का पैसा भी बह गया। गंगा में आप देखेंगे तो कुछ फ्लोटिंग वो चल रहा है, जो कि कूड़ा उठाता है और वो कलेक्ट करता है। वो कलेक्ट करता है, इस पार का कूड़ा कलेक्ट करता है और उस पार ले जाकर रेती पे छोड़ देता है। जब बाढ़ आती है तो मेन स्ट्रीम में बह जाता है। आप जब इस पे अप स्ट्रीम पे जाएंगे ना, इसी यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर तो बलुआ एक जगह है, वहाँ आप जनवरी के बाद, फरवरी के बाद आप गंगा की जो गहराई है वो कई जगहों पर 2 मीटर 3 मीटर है। और आप मतलब कुछ दिन तो ऐसा हो जाता है कि जब साइकिल लेके पैदल लोग पार कर जाते हैं, पाट लंबा है। पहले फ्लो बहुत ज़्यादा होता था। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमें लगता है बचपन में इस जगह पे पानी हुआ करता था। उसका बड़ा कारण ये है कि जब तक गंगा को आप बांधों से मुक्ति नहीं देंगे, जब तक आप उसको उत्तराखंड से छोड़ेंगे नहीं, पहाड़ों से पूरी तरीके से, तब तक तो गंगा का फ्लो जब तक नहीं सही होगा, तब तक इसको पूरी तरीके से निर्मलीकरण करने की बात सही नहीं। आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीहुज़्ज़मा अंसारी। आज हम उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हैं, उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा के दौरान। और बनारस से 28 किलोमीटर दूर कैथी इलाके में हम आए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता वल्लभाचार्य पांडे जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पे आप काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे, समाज से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन आज जिन मुद्दों पे हम इनसे बात करना चाहते हैं वो गंगा और इससे जुड़े हुए तमाम और मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मसीह भाई। और आपका इस चुनावी यात्रा में आप निकले हैं तो स्वागत है बनारस में। जहाँ आपने गंगा का इशू उठाया, तो मेरा तो जन्म ही गंगा किनारे हुआ, यहीं बगल में घर है, तो मैं गंगा को तो देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। और इस वर्तमान जो सरकार है उसमें भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और इसके पहले 86 से जो है कि गंगा एक्शन प्लान, तो लगातार गंगा पे बहुत सारी बातें होते भी देखा है, सुना है, और काम भी जो धरातल पे है वो भी देख ही रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ आए दिन। अभी जो सरकार का वादा और दावा है कि गंगा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, गंभीर है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गंगा को लेके बहुत ऐसे चिंतित अगर हो रहे होती, कोई भी सरकार अगर हो रही होती, तो उसका रिजल्ट दिख रहा होता। थोड़ा फ्लो बढ़ा है, ये मान सकते हैं, और वो इसलिए भी है कि मतलब पानी पिछले साल में ज़्यादा बरसा है, पिछली बारिश में हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लो बढ़ा है, तो सफाई भी दिखती है। लेकिन सफाई के लिए कुछ बहुत ऐसा कंक्रीट हुआ हो जो बहुत लॉन्ग टर्म में दिखेगा, या ये परमानेंट हो जाएगा, गंगा साफ़ हो जाएंगी पूरी तरीके से आचमन और नहाने और पीने के लायक, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो सहायक नदियाँ हैं, करीब 600 के आसपास नदियाँ जो ट्रिब्यूटरी, गंगा ट्रिब्यूटरी में आके मिलती हैं गंगा से, और उनमें जब तक वो सब सारा अपना कचरा लेके आती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी लेके आती हैं, रिलीजियस वेस्ट भी लेके आती हैं, और सिटी का जो अर्बन वेस्ट है वो भी लेके आती है। तो उसको जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक गंगा को पूरी तरीके से हम निर्मल कर लें, ऐसा मतलब ये कहने की बात है। अगर मैं अपने खुद की बात गांव की करूं, तो करीब 20,000 आबादी का गांव है कैथी गांव, और उसमें 6 से 7 नाले हैं जो अनट्रीटेड पानी लगातार उसमें आता है। थोड़ा और आगे बढ़े डाउन स्ट्रीम में, हम लोग अभी बनारस से डाउन स्ट्रीम में हैं 25 किलोमीटर करीब, तो सैदपुर एक है, आदर्श टाउन एरिया है, 5 लाख की करीब पॉपुलेशन है, 7 लाख की, और उसमें 7 नाले हैं, उसमें 24 घंटे नाले, मतलब आप समझिए कि जो सामान्य गांव में पंप सेट होता है उस तरीके करीब 10 पंप सेट का पानी एक एक नाले में, जिस तरीके की स्पीड का पानी आ रहा होता है, 1 या 2 क्यूसेक मान के चलिए आप उसको, वो पानी परमानेंट 24 घंटा आता है, दिन में उसका फ्लो ज़्यादा होता है, और वो पूरा मलजल लेके आता है, क्योंकि कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो इसी तरीके से जो नदी के किनारे बसे हुए कस्बे हैं या गाँव हैं, उनका ट्रीटमेंट, ये तो गंगा के किनारे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वाराणसी शहर से जस्ट अपोजिट साइड देखें तो रामनगर है, रामनगर के पास आप राल्हुपुर में बना हुआ है एक जेटी बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में एक बड़ा नाला गिर रहा है जो अनट्रीटेड गिर रहा है।
अस्सी नदी में जो पानी आ रहा है, अस्सी नदी के माध्यम से हम लोग सरकार तो उसको नाला कहने लगी, लेकिन नदी हम लोग नदी ही मानते हैं, क्योंकि वाराणसी का नाम वरुणा और अस्सी 2 नदियों के नाम पे बना हुआ है, दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ इलाका वाराणसी। तो जो अस्सी नदी है, जिसको ये लोग नाला बना चुके हैं, गटर बना चुके हैं, बल्कि अब वो भी अनट्रीटेड पानी आ रहा है। तो ये तो पहले भी था और अभी भी हो रहा है। तो जो हजारों करोड़ रुपए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। जो चीज़ें हो रही हैं बाकी, वो घाट की सफाई हो रही होगी, क्लीनिंग हो रही होगी, रिपेयरिंग हो रहा होगा, उस पर आरती होने लगी होगी, कुछ उसकी पेंटिंग वेंटिंग हो गया होगा। अभी तो सुना कि किसी घाट पे एस्केलेटर भी लग गया है। वो सब चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन उससे गंगा का कोई ऐसा निर्मलीकरण हो जाएगा, वो मुझे लगता नहीं है। और मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, पहले फ्लो बहुत ज़्यादा होता था। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमें लगता है बचपन में इस जगह पे पानी हुआ करता था। उसका बड़ा कारण ये है कि जब तक गंगा को आप बांधों से मुक्ति नहीं देंगे, जब तक आप उसको उत्तराखंड से छोड़ेंगे नहीं, पहाड़ों से पूरी तरीके से, तब तक तो गंगा का फ्लो जब तक नहीं सही होगा, तब तक इसको पूरी तरीके से निर्मलीकरण करने की बात सही नहीं है। सरकार की जो दूसरी योजना थी यहाँ पे बनारस और गंगा को लेकर के, वो कितनी सफल हुई है अभी कार्यकाल में? अभी अब देखिए, तक 2 जो है। योजनाओं की बात मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा। एक तो जहाज चलाने की बात हो रही है। 86 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की घोषणा हुई थी, हल्दिया से इलाहाबाद तक की। और मैं उस समय हाई स्कूल या उसके बाद का छात्र था, 11th का छात्र था। और तब जो है बाढ़ के दिनों में जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, यहाँ करीब 15 फीट पानी और 20 फीट पानी और हो जाता है इस जगह पे, तो उसमें 1-2 नाव बारिश के सीजन में 1-2 बड़े जहाज आते थे और चले जाते थे। और वो क्रम 86 से लेके लगातार, मतलब करीब 20-25 साल, 30 साल से चल रहा है, और अभी भी चल रहा है। तो उसमें कोई नया हो गया हो, एक जो अभी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई और गडकरी जी ने 2 बार झंडी दिखाई और बनारस के अखबारों ने खूब छापा उसको, और रामनगर में वो जेटी बनी, तो उससे कुछ नया कुछ होने लगा हो या साल भर जहाज चलने लगा हो, ऐसा कुछ है नहीं। आप जब इस पे अप स्ट्रीम पे जाएंगे ना, इसी यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर, तो बलुआ एक जगह है, वहाँ आप जनवरी के बाद, फरवरी के बाद आप गंगा की की जो गहराई है वो कई जगहों पर 2 मीटर 3 मीटर है। और आप मतलब कुछ दिन तो ऐसा हो जाता है कि जब साइकिल लेके पैदल लोग पार कर जाते हैं, पाट लंबा है। आप वहाँ कल्पना नहीं कर सकते कि एक जहाज जिसके चलने में कम से कम 8 से 9 मीटर पानी चाहिए होता है, वो 2 से 3 मीटर पानी जब रहेगा तो चल पाएगा। इसका मतलब वो बातें सारी केवल कहानी है, और वो बारिश के दिनों में संभव है, वो हो भी रहा था, उसमें कोई नयापन नहीं है। और बाकी दिनों में आप बिना उसकी ड्रेजिंग कराए, प्रॉपर ड्रेजिंग कराए, और ड्रेजिंग मान लीजिए होती भी है, तो ड्रेजिंग करा के किसी जहाज को पार कराना बार बार, वो इतना एक्सपेंसिव होगा, वो शायद इतना टाइम टेकिंग भी होगा कि वो फिजिबल तो नहीं है। वो कागजों पे हो सकता है, घोषणाओं के लिए सही होगा, लेकिन मुझे फिजिबल नहीं लगता। और दूसरी बात, बनारस में आपने अगर सुना होगा और आप काशी घूमेंगे तो आपको लगेगा कि काशी के जो घाट हैं वो 85 घाट, 80-85 घाट, वो 400-500 साल से बने हुए घाट हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं और बहुत मजबूत हैं। तो उनको बचाने के नाम पे कि उन घाटों का संरक्षण होगा और उनके घाटों को संकट है, एक नहर बनाई गई। कितने लाख रुपए की थी वो तो हम लोग को सूचना नहीं मिल पाई, और अखबारों में बहुत स्पष्टीकरण नहीं था। मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख रुपए की योजना जरूर रही होगी वो। और एक नहर रेती पे बनाने जाने की बात हुई, वो रामनगर पुल से लेकर के और पड़ाव पुल के बीच में, वो 3-4 किलोमीटर की लंबी नहर थी, उसमें पानी छोड़ भी दिया गया। और वो पूरा का पूरा जो जनता के टैक्स का पैसा था वो वेस्ट चला गया, क्योंकि जब बाढ़ आई तो पूरी की पूरी रेत का पता ही नहीं लगा, रेत की नहर भी बह गई, उसके साथ जनता के टैक्स का पैसा भी बह गया। तो इस तरीके की योजनाएं आती हैं, उसमें पैसे का वेस्टेज होता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं जाती। अगर आप इस जगह पे देखें जहाँ पे आप खड़े हैं, हम लोग कटान के संकट से जूझ रहे हैं। ये पूरा इलाका कटान का है, देखें आप, लंबा करार यहाँ पे दिख रहा है, करीब 20 मीटर ऊंचा है। अब इन जगहों पे अगर गंगा के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो उसके आसपास के लोगों की बात करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपकी कंप्लीट बात होगी। तो जब हम इसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे, ये कटान से पूरा इलाका, अब यहाँ से आप हाईवे देखेंगे तो मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे हाईवे है। ये कटान जब बढ़ना शुरू होगा तो हाईवे तक जाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने गाँव टूटेंगे, बर्बाद होंगे। इस पे जो कंक्रीट काम होने चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार इसके लिए सिंचाई विभाग से लिखा, बंधी प्रखंड से लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो गंगा किनारे का बाशिंदा हूँ, तो मुझे पता है। और ये बातें सरकार के लोगों तक और नीति नियंताओं तक नहीं पहुँच पाती, ये दुर्भाग्य है हमारा। गंगा को स्वच्छ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पैसा दिया गया, एलोकेट हुआ, सरकार बार बार दावा भी कर रही थी। आपको क्या लगता है कि अब तक कितना इस मामले में सरकार सफल हो पाई है? देखिए, कहीं आंकड़े में पढ़ रहा था 21,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे नमामि गंगे के नाम पे। बाद में मान लीजिए कोविड, आप खाली कोविड पीरियड को देख लीजिए, जब पहला फेज या दूसरा फेज आया था, जब लॉकडाउन हुआ था, गंगा काफी हद तक साफ हुई थी। इसका मतलब कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट थे वो आने बंद हुए थे,
जगहों से जो है जो गंगा का पानी सक कर रहे हैं वो थोड़ा कम हुआ होगा, तो फ्लो बढ़ा था और वेस्टेज कम हुआ था, जो डिस्चार्ज है वेस्ट डिस्चार्ज कम हुआ था, तो उससे स्थिति काफ़ी सुधरी थी। उस तरीके के परमानेंट उपाय करने होंगे। और अभी तक के जो उपाय हैं वो दिखावे के लिए तो ठीक ठाक है, पेंटिंग वेंटिंग हो गई, कुछ चीज़ें चलने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत स्थायी उपाय अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और जैसे कि गंगा में आप देखेंगे तो कुछ फ्लोटिंग वो चल रहा है, जो कि कूड़ा उठाता है और वो कलेक्ट करता है। वो कलेक्ट करता है, इस पार का कूड़ा कलेक्ट करता है और उस पर ले जाके रेती पे छोड़ देता है। जब बाढ़ आती है तो मेन स्ट्रीम में बह जाता है। मतलब क्या हुआ उसका? कोई गार्बेज जब आप घाटों से हटाते हैं, नदियों से हटाते, ऊपर से हटाते हुए झाड़ू लगा के या पानी के प्रेशर से बहा के लाते हैं और फिर उसको गंगा में ही बहा देते हैं, फिर गंगा का क्या फायदा हुआ? गंगा की निर्मलीकरण कहाँ हुआ? तो जो एक्सपर्ट हैं वो अपना इनपुट नहीं देते हैं सरकार की इस योजनाओं में? मेरे ख्याल से दे रहे होंगे, एक्सपर्ट भी दे रहे होंगे। उनकी बात कहाँ तक सुनी जाती है, कहाँ तक वो कौन लोग कमेटी में बैठे हुए हैं जो लोग इस तरीके की व्यवहारिक रिपोर्ट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या अगर दे रहे हैं तो सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, या कौन से आंकड़े लिए जाते हैं जिससे माना जाता है कि गंगा का फ्लो है। मेरा तो मानना ये है कि अगर गंगा का फ्लो, गंगा को सही अर्थों में निर्मलीकरण करना है तो उसका एक तो पहले फ्लो बढ़ा दें, जगह जगह पर जो उसमें अवरोध हैं वो खत्म करें, और इसके साथ जितनी सहायक नदियाँ हैं सब में इसी तरीके होने चाहिए। और छोटे छोटे गाँव तक में स्मॉल STP लगें, जो अर्बन एरिया है, छोटे छोटे टाउन एरियाज हैं जहाँ से आ रहा है वेस्ट, उसको कंट्रोल करें। बिना उसको कंट्रोल किए या उसको कंट्रोल करने की प्रोसेस शुरू किए बिना आप गंगा की निर्मलीकरण की बात तो बेमानी है। और जो आपने अभी कहा तो उसको जरा और व्याख्या कर दें। और देखिए, घाट बांधों से जकड़ रखा है गंगा जी को। लोग बताते हैं एक्सपर्ट की गोमुख में जो गंगा है वो 3-3.5 इंच के फेरुल टाइप से खोल रहे हैं। तो जहाँ आप जो है कि 200-300 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं, अगर सहायक नदियों का पानी नहीं हो, अगर यमुना का चंबल से होते हुए यमुना का पानी अगर आप इलाहाबाद में ना मिले, प्रयाग में, तो गंगा में पानी कहाँ है? आप गंगा के में अगर आप प्रयागराज से थोड़ा आप स्ट्रीम जाइए गंगा की तरफ, तो आप जब और आगे बढ़ते हैं श्रृंगेरपुर वगैरह साइड में, तो वहाँ पानी कहाँ है गंगा में? तो अभी तो जो गंगा में पानी दिख रहा है वो चंबल का और यमुना से होते हुए पानी है। तो गंगा के पानी को तो आपने जो है ऊपर रोक रखा है, फिर कानपुर बैराज में रोक रखा है। उस पानी को छोड़ना पड़ेगा, गंगा का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। फ्लो बढ़ेगा तो कैपेसिटी है गंगा मैया में कि वो सारे वेस्टेज को बहा के ले जाएगी समुद्र में, और समुद्र तो बैठा हुआ है इन चीज़ों को लेने के लिए। आखिरी सवाल ये है कि चूंकि गंगा में बात हो रही है तो पिछले हफ्ते, और चुनाव भी करीब है और आप समाज के हर उसमें जुड़े हुए हैं और शांति और सौहार्द के लिए भी आपका प्रयास रहा है, तो पिछले हफ्ते गंगा में, गंगा के आसपास पोस्टर कुछ चस्पा किया गया था कुछ संगठनों द्वारा, और ये कहा गया था उसमें कि अलग समुदाय के लोग अगर आएंगे, और ख़ास समुदाय का जिक्र किया गया था उसमें, वो ना आए क्योंकि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप उसको जो है किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और काशी जैसी जगह पे जहाँ पे कि बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैं तो वज़ू भी करता हूँ गंगा के तेरे पानी से, वैसी जहाँ गंगा जमुनी संस्कृति हो, और बनारस ने हमेशा इसको बताया भी है। मतलब यहाँ पे तो मौलाना बातिन साहब और काशी इसके महंत राजेंद्र तिवारी जी साथ बैठ करके गलियों में घूम करके सौहार्द की बात करते हैं। तो इस तरीके के शहर में ये मुट्ठी भर के 2-4 कुछ लोग हैं जो कुंठित हैं, कुंठित मानसिकता के लोग हैं, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो किसी न किसी तरीके से उनको प्रलोभन मिलता हो, या कहीं से संरक्षित लोग हों, लेकिन ये लोग समाज के लिए ठीक लोग नहीं हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। और ये कम से कम काशी की ये संस्कृति नहीं है, और काशी के घाट किसी की बपौती नहीं है। सैकड़ों साल पहले से बने हुए हैं, और घाट पे तो सबका आना जाना है, और गंगा किसी एक की नहीं हो सकती है। तो ऐसे अगर किसी भी इस तरीके की मानसिकता के लोगों पर तो कड़ा एक्शन होना चाहिए। और हम आपके इस माध्यम से भी करेंगे कि जैसे जो भी लोग हैं इस तरीके की मानसिकता के लोग, उन पर एकदम तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको निरुद्ध करना चाहिए।